हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का चैप्टर 11 है जिसका नाम है प्रकृति की अमूल संपदा। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 की जो बुक है उसका डिस्कशन करते हैं और लास्ट में जो चैप्टर होता है, जो चैप्टर की रीडिंग करते हैं, जिसको समझते हैं, उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला शब्द यहाँ पर है प्राकृतिक संसाधन। यानी प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन जो सजीवों की आवश्यकताएं पूरी करते हैं, जैसे कि वायु, जल, वन, मृदा माने होता है मिट्टी, खनिज, सूर्य ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन। ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं जो कि हमें प्रकृति से अपने आप ही प्राप्त होते रहते हैं और जो सजीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। फिर है मानव निर्मित। तो मानव निर्मित की बात करें तो मनुष्य द्वारा अपनी सुविधाओं के लिए बनाए गए संसाधन, यानी जो संसाधन मनुष्य ने अपनी सुविधाओं के लिए स्वयं ही बनाए हैं उनको मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका बल्ब हो गया, फर्नीचर हो गया, सौर पैनल हो गया या फिर साइकिल हो गया। इन सभी का आविष्कार जो है वो मानव ने ही किया है। और क्यों किया है? तो अपनी सुविधाओं के लिए किया है। नेक्स्ट है नवीकरणीय संसाधन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन या नवीकरणीय या अनवीकरणीय ऊर्जाएं क्या हैं? तो देखिए, नवीकरणीय की बात करें तो वे संसाधन जिनकी उचित समयावधि में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः पूर्ति हो जाती है, या आप ऐसा समझ लीजिए वो संसाधन जिनका स्रोत जो है वो अनियमित है, जो कभी समाप्त नहीं होगा। जैसे कि वायु है, जल है, वन है, सूर्य ऊर्जा। वायु है, जल है, सौर ऊर्जा है, इसको आप कितना भी यूज कर लीजिए लेकिन ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो ये नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय की बात करें तो वे संसाधन जिनका भंडार यानी जिनका स्टोरेज क्या है, सीमित है। अगर आप कंटिन्यू उसको यूज करते रहेंगे एक बहुत अधिक मात्रा में तो ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो अनवीकरणीय के अंतर्गत क्या आएंगे? जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, खनिज हो गया, मृदा हो गया, चट्टानें हो गई। तो ये सभी क्या है? सीमित संसाधन इनके, यानी इनका स्टोरेज काफ़ी सीमित है। अगर आप कंटिन्यू बहुत अधिक मात्रा में या इनको वेस्ट करेंगे तो एक दिन क्या होगा कि ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों वर्डों को ध्यान रखिएगा। नवीकरणीय वो हैं जिनका संसाधन असीमित है, यानी जो कभी ख़त्म नहीं होगा चाहे आप उसको कितना भी यूज करिए। अनवीकरणीय के अंतर्गत वो संसाधन आते हैं जिनका भंडार सीमित है और जिनको कंटिन्यू अगर आप यूज करेंगे तो इनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती है। दोनों के एग्जाम्पल भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन। तो पृथ्वी के भीतर सूक्ष्म जीवों और पौधों के दबने से लाखों वर्षों में बनने वाले ईंधन, यानी काफ़ी प्राचीन टाइम पे जब भौगोलिक उथल पुथल हुई थी तो बहुत सारे जो जीव जंतु हैं या पौधे हैं वो चट्टानों के नीचे दब गए थे। तो वही अब हमको जीवाश्म ईंधन के रूप में प्राप्त होते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है? जीवाश्म ईंधन। यानी वो ईंधन जो अभी जीवों के अवशेष से मिलता है उनको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आती है। कैसे जीवाश्म ईंधन बना? तो करोड़ों वर्ष पूर्व भौगोलिक उथल पुथल के फलस्वरूप जो भी जीव जंतु या पेड़ पौधे जो हैं वो चट्टानों के नीचे दब गए थे, वो अब हमको जीवाश्म के रूप में या जीवाश्म ईंधन के रूप में मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला शब्द है पेट्रोलियम। क्या है? तो पेट्रोलियम पृथ्वी के भीतर पाया जाने वाला तैलीय पदार्थ है। इससे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल प्राप्त होता है। वर्षा जल संचयन। तो वर्षा के जल को बाद में उपयोग के लिए एकत्रित और संग्रहित करने की विधि, यानी जब पानी गिरता है, बारिश होती है, तो उस पानी को, यानी कि जो हमको बारिश से प्राप्त हुआ पानी है उसको हम लोग क्या कर लेंगे? एकत्रित कर लेंगे और कहीं पे स्टोर कर लेंगे, संग्रहित कर लेंगे। उसी को वर्षा जल का संचयन बोलते हैं। संचयन का मतलब उसको संग्रहित करना। नेक्स्ट है पवन, यानी कि विंड। क्या है? तो चलती हुई वायु को पवन कहते हैं, जैसे कि तेज या धीमी हवा या फिर ब्यार इसको भी बोलते हैं। नेक्स्ट है वावड़ी या वाव। क्या है? तो राजस्थान और गुजरात में जल संचयन की पारंपरिक संरचना है। वर्षा का जल, झीलों, तालाबों के रिसाव का जल, यानी इसमें क्या होता है? वर्षा का जल एकत्रित होता है, इसके साथ ही साथ झीलों या तालाबों से जो भी जलों का रिसाव होता है वो इसमें एकत्रित होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब। बावड़ी और वाव कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पर प्रचलित है? तो राजस्थान और गुजरात में प्रचलित है। इसमें वर्षा के जल संचयन की एक पारंपरिक संरचना होती है।
नेक्स्ट है मृदु जल क्या है, यानी कि फ्रेश वाटर जिसको बोलते हैं। तो ये लवण रहित होता है, यानी कि अलवणीय होता है। वो जल होता है ये कि जो घरेलू होता है, कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त होता है। यानी इस जल का आप प्रयोग घरेलू यानी कि पीने के लिए या घर के कामों में कर सकते हैं, कृषि में या फिर उद्योग में आप इसका उपयोग जो है वो कर सकते हैं। लवणीय जल क्या है, तो आप समझ जाइए लवण से ही पता चलता है कि जिसमें क्या होता है, लवण मिश्रित होते हैं, यानी कि ऐसा जल जो कैसा होता है, नमकीन होता है। और ये नमकीन जल आपको कहाँ पे मिलेगा, तो महासागर हो गए, समुद्र हो गए, इन सब का जल कैसा होता है, लवणीय होता है। और ये पीने में खारा होता है, यानी कि नमकीन होता है। और ये जल हम घरेलू काम में उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीएनजी, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, पेट्रोल डीजल से अधिक स्वच्छ ईंधन होता है ये, और ये वाहनों में प्रयोग किया जाता है। एलपीजी, जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा किल्लत है, मारामारी चल रही है, आसानी से सिलेंडर जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो एलपीजी क्या है, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये घरेलू खाना पकाने में उपयोग की जाती है। तो एलपीजी से आजकल सभी लोग वाकिफ़ होंगे। एलपीजी जो है वो अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिल रही है। इसका कारण क्या है वो सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट है वायु, ये संगठन और महत्व, यानी वायु का संगठन क्या है और महत्व क्या है। तो वायु के संगठन की बात करें, सबसे पहले वायु में क्या होती है, नाइट्रोजन, जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है। 78% हमारे जो वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसका परसेंटेज याद रखिएगा, नाइट्रोजन हो गया या ऑक्सीजन हो गया, इन सब का परसेंटेज काफ़ी टाइम में पूछा गया है। तो नाइट्रोजन जिसको N2 से डिनोट करते हैं 78% होता है। महत्व क्या है इसका, तो वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग ये घेरता है, यानी वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। पौधों की वृद्धि में ये सहायक होती है। नेक्स्ट बात करें ऑक्सीजन, जिसको O2 से डिनोट करते हैं, इसका परसेंटेज होता है 21%, यानी कि 21% ये हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। ये सबसे ज़्यादा क्यों उपयोगी है, क्योंकि ये श्वसन के लिए अनिवार्य है। बिना इसके कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। तो श्वसन के लिए अनिवार्य है, इसके बिना कुछ क्षण भी जीवित नहीं रहा जा सकता है। नेक्स्ट है आर्गन प्लस CO2 और अन्य गैसें। तो देखिए 78 और 21 मिलाकर आपको कितना हो गया, 91 हो गया। और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो 91% में तो जब यही दोनों गैसें आ गई, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो शेष कितना बचता है, 1% बचता है। तो उस 1% में आपकी अन्य गैसें आती हैं, जैसे कि आर्गन हो गया या CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी गैसें आपके 1% में आती हैं। CO2 पौधों के प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती है। कैसे सहायक होती है, तो जब पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन का निर्माण करते हैं तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन गैस को उत्सर्जित करते हैं, यानी ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं, और वायुमंडल में जितना भी CO2 गैस जो विद्यमान होता है उन सबको ऑब्जर्व करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस क्या होती है, पेड़ पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती है। नेक्स्ट है वायु से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं और इनका विवरण लिखा हुआ है। पवन यानी कि विंड की बात करें तो चलती हुई वायु को क्या बोलेंगे, पवन बोलेंगे। देखिए पवन किसे बोलेंगे, जो चलती हुई वायु होती है उसको पवन बोलते हैं। तेज हवा अगर हो या तेज वायु हो तो उसको क्या बोलेंगे, आंधी बोलेंगे। और धीमी पवन को क्या बोलते हैं, वयार या फिर मंद पवन कहते हैं। तो तीनों में डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, पवन, आंधी और मंद पवन, तीनों का डिफरेंस क्या है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पवन चक्की का उपयोग की बात करें तो आटे की चक्की चलाना, कुएं से पानी खींचना और विद्युत उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रमुख पवन चक्की फॉर्म कहाँ पर है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, मुकुंडल, ये कि तमिलनाडु में है। जैसलमेर पास, जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं, तो जैसलमेर कहाँ पर है, राजस्थान में है। और ब्रह्मवेल ये महाराष्ट्र में है। तीनों को ध्यान रखिएगा और स्थान भी ध्यान रखिएगा कौन सा ये आपका पवन चक्की जो फॉर्म है वो कहाँ पर उपस्थित है। वायु प्रदूषण के कारण क्या हैं, तो जीवाश्म ईंधन जलाने पर जो धुआं होता है प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, और वाहनों का धुआं, ये सभी वायु को प्रदूषित करते हैं। वायु प्रदूषण कम करने के उपाय क्या हैं, तो CNG वाहन का प्रयोग करिए, विद्युत वाहन यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग करिए, साइकिल, सार्वजनिक परिवहन और पैदल चलिए। इन सभी से क्या होगा, वायु प्रदूषण कम होगा। नीचे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हो कि क्या आप जानते हैं हम भोजन या जल के बिना कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, किंतु ऑक्सीजन के बिना हम कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। वायु में 100 वर्गों में 78 यानी कि 78% नाइट्रोजन है।
21 क्या है, ऑक्सीजन है 21%, और 1 में अन्य गैसें आती हैं। नेक्स्ट है जल स्रोत, उपयोग और संरक्षण। पृथ्वी पर जल। तो पृथ्वी पर जल का विवरण क्या है कि पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 भाग यानी कि 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। अधिकांश भाग महासागरों, समुद्र में लवणीय यानी कि नमकीन है। यानी अधिकांश जल जो है वो किसमें पाया जाता है, महासागर या समुद्र में पाया जाता है, और ये पीने में खारा होता है यानी कि लवणीय होता है, नमकीन होता है। इसीलिए इसका प्रयोग हम घरेलू चीज़ों में नहीं कर सकते। आगे लिखा घरेलू कृषि औद्योगिक उपयोग के लिए अनुपयुक्त है, यानी इन सभी चीज़ों में हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। मृदु जल के स्रोत क्या हैं, तो बर्फ की चादरें, हिम या नदियाँ, झीलें, तालाब, कुएं और भूमि का जल, ये सभी मृदु जल के स्रोत हैं। जल के उपयोग तो पीना, जल का उपयोग किस में करते हैं हम, तो पीने में करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, नहाना, कपड़े धोना, सफाई, कृषि यानी कि फसल उगाने में, और उद्योग में इसका प्रयोग हम करते हैं। जल की कमी, तो मृदु जल के सीमित स्रोत हैं। भारत के अनेक भागों में जल की कमी, कुछ स्थानों पर दूर से भी पानी लाना पड़ता है। यानी जल की कमी का यहाँ पर क्या रीजन दिया है, विवरण क्या दिया है कि जो मृदु जल है जिसका उपयोग हर चीज़ में किया जाता है, उसके बहुत ही सीमित स्रोत हैं। तो भारत में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर लोग पानी के लिए बहुत संघर्ष करते हैं। पानी लेने के लिए उनको अपने घर से बहुत दूर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो मृदु जल है उसके जो स्रोत हैं वो बहुत ही सीमित हैं। जल प्रदूषण कैसे होता है, तो घरों व उद्योगों के अपशिष्ट जो है वह जल स्रोतों में मिलते हैं, जिससे कि पानी प्रदूषित हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक या कचरा को हम लोग क्या करते हैं, जल में फेंक देते हैं, जिससे कि वो प्रदूषित हो जाता है। नेक्स्ट, जल संरक्षण की विधियाँ क्या हैं, तो वर्षा जल संचयन। वर्षा के जल को बाद में उपयोग के लिए घरों, विद्यालयों, आवासीय क्षेत्रों में एकत्रित करना। यानी जो भी पानी गिरता है, जो बारिश का पानी होता है, उसको सबको क्या करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। वावड़ी या वाव जो हम आपको ऊपर बता चुके हैं, वावड़ी या वाव क्या है, तो राजस्थान और गुजरात की पारंपरिक जल संचयन की एक संरचना होती है, जिसमें वर्षा और आसपास के जो झीलें हैं या तालाब हैं उनसे जो जल रिश्ता है उसको एकत्रित किया जाता है। नल बंद करना, तो उपयोग ना होने पर नल को क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। अगर किसी के नल में लीकेज हो रहा है, रिसाव हो रहा है, तो उसको तुरंत ठीक करवाना चाहिए। जल का पुनः चक्रण क्या है, तो प्रयुक्त जल को पुनः उपयोग योग्य बनाना। जैसे कि अगर आपने जैसे आप लोग घर पे अपनी सब्जियां धुलते हैं, तो सब्जी धुलने में जो पानी होता है उसको स्टोर कर लीजिए, और उस पानी को आप लोग गमलों में भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से जल का पुनः चक्रण किया जाता है, जो कि सबको करना चाहिए। फिर लिखा है विवेकपूर्ण उपयोग, तो ड्रिप सिंचाई हो गई या बाल्टी से नहाना। भरे हुए नल से दांत ना साफ करें। देखिए यहाँ पर भरे हुए नल नहीं होगा, होगा भरे हुए जल से दांत ना साफ करें। तो हम बता रहे थे आपको विवेकपूर्ण उपयोग। विवेकपूर्ण उपयोग में हम क्या कर सकते हैं, ड्रिप सिंचाई कर सकते हैं। बाल्टी से नहाना, यानी कि डायरेक्ट कुछ लोग क्या करते हैं कि नल को खोलते हैं, नल के नीचे बैठ जाते हैं नहाने के लिए, तो उससे पानी का वेस्टेज ज़्यादा होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, पहले पानी को बकेट में भरना चाहिए और फिर उस पानी से नहाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये लिखा हुआ कि जब जो भरा हुआ पानी होगा या भरा हुआ जल होगा उसका प्रयोग आप दांत साफ करने में ना करें। नेक्स्ट है, क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष यानी कि हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस यानी कि वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, सूर्य से ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, तो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, सभी लोग जानते हैं। सूर्य ही पृथ्वी पर सभी सजीवों को ऊष्मा यानी कि गर्मी देता है और प्रकाश प्रदान करता है। पौधों द्वारा भोजन निर्माण, तो पौधे सूर्य ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जीव जंतु पौधों को खाते हैं, मनुष्य दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं। कपड़े सुखाना और फसल सुखाना, सूर्य की ऊष्मा से यानी गर्मी से कपड़े भी सूखते हैं और फसलें भी सूखती हैं, जैसे कि मिर्च, आम, अनाज आदि को सुखाया जाता है। सौर पैनल, सौर पैनल आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, सभी लोग अपने घरों पर लगवा रहे हैं, जिससे कि लोग क्या करते हैं, सूर्य की से जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसको स्टोर करते हैं और विद्युत के रूप में भी उसका प्रयोग करते हैं। सौर ऊर्जा को एकत्रित कर विद्युत उत्पादन करते हैं, जैसे कि अभी हमने आपको बताया। छतों में खंभों, ट्रैफिक सिग्नल पर लगाए जाते हैं, यानी कि ये छतों पे लगाए जाते हैं, खंभों पे लगाए जाते हैं और ट्रैफिक सिग्नलों पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर क्या है, तो सौर ऊर्जा में खाना बनाने में उपयोग होता है। सौर जल ऊष्मक क्या है, तो सौर ऊर्जा से जल गर्म करने के लिए उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है ऊर्जा प्रवाह क्या है। तो सूर्य, पौधे, जंतु, मनुष्य, यानी कि सूर्य प्रकाश, इसको ऐसे समझिए कि ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश में घास क्या होगी, बढ़ेगी। जब घास बढ़ेगी तो उस घास को गाय खाएगी और गाय को उससे ऊर्जा मिलेगी। तो जैसे कि अगर हम डायरेक्ट बात करें कि सूर्य से हमको ऊर्जा कैसे मिलती है, तो इसके पीछे इतना क्रम रहता है। फिर है निष्कर्ष क्या है, तो गाय को ऊर्जा घास से मिलती है, लेकिन मूल स्रोत सूर्य ही है। तो मतलब हमने आपको बताया कि अगर कहा जाए कि गाय को ऊष्मा कहाँ से मिलेगी, तो सूर्य से मिलेगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सूर्य से ऊर्जा कैसे मिलेगी, तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सूर्य के प्रकाश में घास बढ़ती है, घास को गाय खाती है, जब गाय उस घास को खाएगी तो उसको ऊर्जा मिलेगी। तो ये पूरा यहाँ पर सर्कल बना हुआ है। क्या आप जानते हैं भारत में अनेक परिवारों में सूर्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सुबह सुबह सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। यानी आप लोग देखते होंगे कई लोग सुबह उठकर सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं। तो क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। सारे काम, लोग कहते हैं कि सारे काम कब स्टार्ट होते हैं, सभी लोग अपने घरों से काम पे कब निकलते हैं, या खेतों में जो किसान है वो कब जाता है, जब सूर्य आ जाता है, सूर्य दर्शन देता है, जब सूर्य निकल आता है तभी सभी के शरीर में ऊर्जा का प्रभाव होता है। जब तक सूर्य नहीं निकलता तब तक सबका शरीर कैसा रहता है, स्थिर रहता है। तो इसीलिए लोग सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित करते हैं और उनको भगवान की श्रेणी में रखते हैं कि सूर्य हमारे देवता हैं। नेक्स्ट है वन से संबंधित तथ्य क्या है। तो वन की परिभाषा ये है कि विभिन्न प्रकार के पौधों की सघन वृद्धि वाले बड़े क्षेत्र। यानी आप वन किसको कहेंगे, जहाँ पर एक सीमित क्षेत्र होता है, जो क्षेत्र कैसा हो, विशाल हो, और इस पर बहुत ही सघन क्या होते हैं, पेड़ लगे होते हैं। तो इसको जब एक पास में इतने सारे पेड़ लगे होंगे तो इसको लोग क्या बोल देते हैं, वन बोल देते हैं। तो विभिन्न प्रकार के पौधों की सघन वृद्धि वाले क्षेत्र को वन कहा जाता है। वन से प्राप्त उत्पाद क्या है, तो वन से हमको क्या मिलता है, लकड़ी मिलती है, फल मिलते हैं, औषधियाँ, रेशा, रबड़, गोंद, जड़ी बूटी, चारकोल, पत्ते, खाद, ये सभी हमको वन से प्राप्त होते हैं। वन का महत्व क्या है, तो जंगली जंतुओं का प्राकृतिक आवास होता है, भोजन व आश्रय प्रदान करता है, मृदा को जकड़े रखता है और वायु को शुद्ध करता है। वनों की जड़ें क्या है, तो मृदा को बहने से रोकती हैं, पेड़ों की पत्तियां सड़कर मृदा को पोषक तत्वों से समृद्ध करती हैं। फिर है वन क्षेत्र में कमी का कारण क्या है, तो बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है, उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं, आवास, कृषि के लिए जमीन की मांग की जा रही है, जो कि वनों की कमी का एक मेन कारण है। नया वन उगाने का समय क्या है, तो एक नए वन को उगाने या पुनः स्थापित करने में कई वर्ष लग जाते हैं। यानी कि वनों की कटाई में कोई टाइम नहीं लगता है, लेकिन एक भूमि को वन बनने में काफ़ी टाइम लगता है, कई वर्ष लग जाते हैं। वन संबंधित तथ्य क्या है, तो वन महोत्सव पूरे देश में जुलाई माह में मनाया जाता है। एक सप्ताह का कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में क्या होता है कि नए पेड़ों को या नए पौधों को लगाया जाता है। प्रकृति में पुनर्चक्रण क्या है, तो पत्तियां गिरती हैं, गिर के फिर क्या हो जाती हैं, मिट्टी में पड़ के सड़ जाती हैं। ये मृदा को पोषक तत्व देती हैं और नए पौधों के लिए उपयोगी होती हैं। क्या आप जानते हैं चिपको आंदोलन के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। भारत में प्राचीन काल में वनों के संरक्षण की एक परंपरा होती थी। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक में उत्तराखंड के तत्कालिक जो उत्तर प्रदेश में हुई, यानी अब ये जगह कहाँ पर, उत्तराखंड में, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश में थी। स्थानीय महिलाओं ने पेड़ को कटने से बचाने के लिए उनको घेर लिया था और उनसे लिपट गई थी, इसीलिए इसका जो नाम है वो पड़ा था चिपको आंदोलन। ध्यान रखिएगा शुरुआत कहाँ पर हुई और सन का, इसमें क्या सन थी, तो 1970, और उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हुई। फिर मृदा, चट्टानें और खनिज क्या हैं, तो मृदा का निर्माण लंबे समय यानी कि कई हजार वर्षों में सूर्य, जल और सजीवों द्वारा चट्टानों के विघटन से होता है। मृदा का निर्माण, मृदा में पाई जाने वाली वस्तुएं क्या हैं, तो रेत है, कीड़े, केचुआ, सूक्ष्म जीव जो कि हम लोग आंखों से नहीं देख सकते, पौधों की जड़ें और छोटे कंकड़। केचुए का महत्व क्या है, तो मृदा को ये उलटने पलटने और ढीला करने में सहायता करते हैं, उपजाऊपन बढ़ता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है कि केचुआ का मृदा में क्या महत्व होता है। मृदा के प्रकार की बात करें तो विभिन्न स्थानों में मृदा अलग अलग रंग व संरचना की होती है, क्योंकि उनमें विभिन्न पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं। मृदा का महत्व, तो जैव विविधता को आश्रय देती है, पौधों की जड़ों को वायु व आधार देती हैं, कृषि का आधार देती हैं।
चट्टान और खनिज की बात करें तो ग्रेनाइट की बात करें भवन निर्माण में, मूर्तियों में और फर्श में होता है। बलुआ पत्थर की बात करें तो भवन निर्माण में, मंदिर, स्मारक या लाल जो किला है उसमें इसका उपयोग हुआ है। संगमरमर तो भवन में इसका उपयोग होता है। मूर्तियां बनती हैं संगमरमर से, फर्श बनती हैं और ताजमहल का निर्माण भी संगमरमर से हुआ है। स्लेट की बात करें तो छत बनाने में इसका प्रयोग होता है। लेटनाइट की बात करें तो लेटराइट जो है वो ईंट जैसी निर्माण सामग्री के रूप में इसका उपयोग होता है। मोबाइल फ़ोन में खनिज का क्या उपयोग है? तो एक समान मोबाइल फ़ोन में लगभग 1 दर्जन खनिज पाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं उस फ़ोन के निर्माण में लगभग 12 खनिज जो पदार्थ हैं उनका प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल सोना, चांदी, तांबा, कोबाल्ट आदि। एक एंड्रॉयड फ़ोन बनाने में सोने का भी उपयोग होता है, चांदी का भी उपयोग होता है, तांबे का भी होता है और कोबाल्ट का भी उपयोग होता है। लेकिन अब आप लोग ये ना करिए कि अपना फ़ोन तोड़ के उसमें सोना चांदी ढूंढने लगिए। सोना और चांदी बहुत ही एकदम अल्प मात्रा में इसका प्रयोग होता है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए बिना सोना चांदी से मोबाइल नहीं बन सकता। चांदी जो होता है आप सब लोग जानते हैं विद्युत का अच्छा सुचालक होती है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने में चांदी का बहुत उपयोग है, इसलिए चांदी का प्रयोग किया जाता है। और सोना का जो यूज है वो लगभग मान के चलिए 0.02 से लेकर 0.05% होता है। इसीलिए बहुत कम मात्रा में सोने का उपयोग होता है जो कि हम लोग को दिखाई नहीं देता या हम लोग उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन बनाने में सोने का भी उपयोग होगा और चांदी का भी उपयोग होता है। फिर नेक्स्ट है धातुएं खनिजों से, यानी एल्युमिनियम, सोना, तांबा, लोहा ये सभी खनिजों से प्राप्त होती हैं। खनिजों का उपयोग की बात करें तो वायुयान में, कार में, आभूषण, प्रसाधन, विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में खनिजों का उपयोग किया जाता है। पत्थर के प्राचीन उपकरण की बात करें तो हस्त कुल्हाड़ी और तीर शीर्ष मानव ने हजारों वर्ष पहले चट्टानों से ये सब बनाए थे। संरक्षण या आवश्यकता तो चट्टानों के पुनर्निर्माण में हजारों से लाखों वर्ष लगते हैं। दायित्व पूर्वक उपयोग करना इसीलिए इनका जरूरी है। जीवाश्म ईंधन की बात करें तो पहला क्या है? कोयला। इसका स्रोत है कि पृथ्वी के भीतर पौधे या जीवों के दबने से ये बना है। मुख्य उपयोग इसका क्या होता है? तो इसका मुख्य उपयोग विद्युत उत्पादन और पहले खाना बनाने में इसका उपयोग किया जाता था। विशेषता तो भारत के कई भागों में कोयला जो है वो पाया जाता है। पेट्रोलियम की बात करें तो ये भी भूमिगत तेलीय पदार्थ है। उपयोग इसका पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल में किया जाता है। विशेषता यह है कि वाहनों के लिए सर्वाधिक उपयोगी यही होता है। प्राकृतिक गैस की बात करें तो ये भी भूमिगत गैस है। इसका उपयोग भोजन बनाने में, विद्युत उत्पादन और सीएनजी में करते हैं। और इसकी विशेषता ये है कि ये पेट्रोल और डीजल से अधिक स्वच्छ होता है, यानी कि अधिक स्वच्छ ईंधन है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो जीवाश्म ईंधन बनने में समय तो लाखों वर्ष लग जाते हैं, एक बार उपयोग के बाद क्षीण हो जाते हैं, यानी कि ये अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आएगा। यानी अगर आप इसका कंटिन्यू उपयोग करते रहेंगे, वेस्ट करेंगे, तो इसका संसाधन क्या, इसका सीमित भंडार है, तो ये एक दिन खत्म हो जाएगा। सीएनजी की बात करें यानी कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, तो ये संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। 2 पहिया, तिपहिया बसों में उपयोग और पेट्रोल डीजल से कम ये प्रदूषित होता है। एलपीजी की बात करें तो द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है ये, इसका उपयोग घरेलू खाना बनाने में किया जाता है। कोयले लकड़ी का स्थान ले रही है, यानी पहले टाइम पे लोग कोयले और लकड़ी पे खाना बनाते थे, लेकिन आजकल क्या होता है एलपीजी पे खाना बनाते हैं। 2 पहिया वाहन का ईंधन तो सामान्यतः पेट्रोल यानी कि स्कूटर और बाइक में इसका प्रयोग किया जाता है। जीवाश्म ईंधन के दोष क्या हैं? तो जलाने पर ये क्या करती है? धुआं देती हैं, वायु को प्रदूषित करती हैं और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो वायुमंडल में फैलाती हैं। सीमित भंडार है इनका, अत्यधिक निर्भरता इनकी क्या हो सकती है? खतरनाक हो सकती है, यानी अगर मानव इस पर अत्यधिक निर्भर हो गया तो ये उसके लिए डेंजरस हो सकता है। संरक्षण के उपाय क्या हैं? तो निकट के स्थानों तक पैदल जाइए, यानी कि जहाँ तक आप लोग पैदल जा सकते हैं वॉक करके, वहाँ पर आप लोग किसी भी सवारी का प्रयोग ना करिए, पैदल जाइए। साइकिल का यूज करिए। सार्वजनिक वाहन यानी कि या फिर विद्युत वाहन यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग करिए जिन पर शून्य धुआं होते हैं, कि जिनमें धुआं नहीं निकलता है। क्या आप जानते हैं कोयला, लकड़ी और गोबर के उपयोग का ईंधन के रूप में उपयोग पहले भोजन बनाने के लिए किया जाता था। अब प्रदूषण कम करने वाली प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको एलपीजी बोलते हैं, ये धीरे धीरे इनका स्थान ले रही हैं। अब देखिए अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा जो है या संसाधन है, इनमें क्या डिफरेंस है ये देख लीजिए।
सबसे पहले परिभाषा की बात करें तो नवीकरणीय संसाधन की परिभाषा ये है कि उचित समय अवधि में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा यह पुनः प्राप्ति इनकी हो सकती है। और अनवीकरणीय की बात करें तो इनका भंडार क्या है, सीमित है, उचित अवधि में पुनः पूर्ति इनकी नहीं हो सकती है। उदाहरण की बात करें तो नवीकरणीय के अंतर्गत वायु, जल, वन, सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा आएंगे। और अनवीकरणीय के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज, मृदा और चट्टानें आएंगी। क्षमता की बात करें तो प्रकृति इनका नवीकरण करती रहती है। और अनवीकरणीय के अंतर्गत एक बार उपयोग हो जाएगा तो क्षीण हो जाएगा, इनकी खत्म हो जाएगा और लाखों वर्षों में ये बनते हैं। तो इसीलिए अनवीकरणीय को क्या बोलते हैं, सीमित स्रोत हैं इसके। उपयोग की नीति, तो नवीकरणीय का भी उपयोग जो है वो विवेकपूर्ण करना चाहिए, इसका भी अपव्यय यानी कि इसको भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अनवीकरणीय के अंतर्गत ये है कि अत्यधिक निर्भरता इसकी खतरनाक हो सकती है, वैकल्पिक स्रोत जो हैं वो खोजने पड़ेंगे। वर्गीकरण या चार्ट की बात करें तो प्राकृतिक संसाधन प्रकार क्या है इसका, ये नवीकरणीय है। उदाहरण है वायु, जल, वन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। फिर अनवीकरणीय की प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो है कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, खनिज, मृदा और चट्टानें। यानी ये आप लोगों का क्या है, इसमें ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय के हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं कि नवीकरणीय के अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, अनवीकरणीय के अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। फिर मानव निर्मित संसाधन क्या है, तो जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे कि विद्युत बल्ब हो गया, फर्नीचर होगा, सौर पैनल हो गया, साइकिल हो गया, मशीनें हो गई, ये सभी मानव निर्मित संसाधन हैं जिनका प्रयोग मनुष्य ने अपनी ज़रूरतों की या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया है। फिर एक गांधी जी का कथन था कि पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। ये कथन किसका था, तो महात्मा गांधी जी का था। नेक्स्ट है प्रमुख या फिर महत्वपूर्ण तथ्य और भी हैं, उनको देख लीजिए। तथ्य की बात करें तो प्रतिशत का अर्थ क्या है, सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक 100 में से अंशों की संख्या को प्रतिशत चिन्ह से दर्शाते हैं। वायु में नाइट्रोजन गैस जिसको N2 बोलते हैं 78% है, ऑक्सीजन O2 21% है, और जो 1% बचा उसमें अन्य गैसें आती हैं जो कि हमने आपको ऊपर बताया है। वावड़ी की विशेषता फिर से आ गई, राजस्थान गुजरात में पानी की कमी के कारण बनाई गई है। वर्षा जल झील, तालाब या नदी के रिसाव से जो पानी रिसता है उसके संरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। चिपको आंदोलन, तो 1970 के दशक में उत्तराखंड की स्थानीय महिलाओं ने पेड़ों को गले लगाकर काटने से रोका था। ये वन संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। विश्व जल दिवस अभी हमने बताया था 22 मार्च को हर साल मनाया जाता है। जल संरक्षण के महत्व की जागरूकता के लिए ये मनाते हैं हम लोग। वन महोत्सव, तो जुलाई माह में पूरे देश में मनाया जाता है। एक सप्ताह का एक कार्यक्रम होता है और इस एक सप्ताह में नए नए पौधे जो हैं वो लगाए जाते हैं। पत्थर के प्राचीन उपकरण, तो हस्त कुल्हाड़ी और तीर और शीर्ष मानव ने हजारों वर्ष पहले चट्टानों से बनाए थे। सूर्य कृतज्ञता परंपरा क्या है, तो भारत के अनेक परिवार में सुबह सुबह सूर्य को जल अर्पित करने की परंपरा है। विद्युत वाहन या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है, किसी भी प्रकार के धुएं का निष्कासन नहीं करते हैं, वायु प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं। पवित्र उपवन की बात करें तो भारत में प्राचीन काल में वनों की संरक्षण की परंपरा है। पवित्र उपवन का संरक्षण इसको बोलते हैं। फिर क्विक रिवीजन कर लेते हैं, यानी कि आज के चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को पढ़ा है। तो वायु संगठन के बारे में पढ़ा है, जिससे हम लोगों ने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसों के बारे में पढ़ा है, और ये भी जाना है कि O2 के बिना जीवन असंभव है। CNG को क्या बोलते हैं, तो स्वच्छ ईंधन भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखिए। जल की बात करें तो पृथ्वी पर 2/3 भाग जल पाया जाता है। अधिकांश भाग कैसा है, लवणीय है, यानी कि जो कि नमकीन होगा, जिसका प्रयोग हम लोग घरेलू उपयोग में नहीं करते हैं। और हमने क्या पढ़ा कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। वर्षा जल संचयन, तो वावड़ी या वाव के बारे में पढ़ा, जो कि राजस्थान और गुजरात की एक जल संचयन की क्या है, परंपरा है। इसको लोग अपने छतों पर भी इसका जो निर्माण है वो करते हैं। छतों पर भी लोग बावड़ी का जो निर्माण है वो करते हैं, जिससे कि वर्षा होती है तो उसमें जल एकत्रित हो जाता है। सौर ऊर्जा की बात करें तो मुख्य ऊर्जा का स्रोत होता है। सौर पैनल, विद्युत, सौर कुकर, ये सभी क्या है, सौर ऊर्जा के क्या है, एक एग्जाम्पल है, या फिर इन सभी सौर ऊर्जा इन सभी से हमको मिलती है। वन की बात करें तो पौधों की सघन वृद्धि को वन कहते हैं। चिपको आंदोलन 1970 में शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड में हुआ था, और वन संरक्षण का एक ही प्रतीक माना जाता है। वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो जुलाई में मनाया जाता है। इसमें
पौधे लगाए जाते हैं। फिर देखिए मृदा की बात करें तो चट्टानों के विवरण से हजारों वर्षों में बनते हैं ये। केंचुआ का क्या उपयोग होता है, तो ये मिट्टी को ढीला करता है और फसल को ये क्या करता है, अच्छा बनाता है। चट्टानों व खनिज की बात करें तो ग्रेनाइट, संगमरमर। बात करें मोबाइल की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें 12 खनिजों का उपयोग होता है, लगभग 1 दर्जन खनिज का उपयोग होता है। सोना चांदी भी मोबाइल में यूज होता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, और इसको बनाने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। फिर तो जीवाश्म ईंधन, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ये अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं जो कि सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। नवीकरणीय तो वायु, जल, वन, सौर ऊर्जा, ये पृथ्वी पर क्या है, तो इनका संसाधन है ये तो असीमित है, यानी आप इसको उपयोग करेंगे तो ये खत्म नहीं होंगे। प्राकृतिक घटनाओं के फलस्वरूप ये पुनः तैयार हो जाते हैं। अनवीकरणीय की बात करें तो कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, खनिज, मृदा, चट्टानें, इन सभी का भंडार कैसा है, सीमित है। अगर आप इसको ज़्यादा यूज करेंगे या वेस्ट करेंगे तो ये एक दिन खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। गांधी जी का कथन हमने पढ़ा था कि पृथ्वी आवश्यकता पूरी करती है लेकिन मनुष्य इसको लालच में क्या करता है, मनुष्य की लालच इतना बढ़ जाती है, ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है कि उसका जो पूर्ति है वो इन संसाधनों से नहीं हो पाती है। तो इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि पृथ्वी जो है वो हमारी आवश्यकता पूरी करती है लेकिन लालच पूरी नहीं करती है। अब देखिए इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल के संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन लगभग 21% है, ठीक है। आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य सूक्ष्म गैसें मिलकर वायुमंडल का लगभग 1% हिस्सा बनाती हैं, ये भी सही है। मानव और अन्य जंतुओं को जीवित रहने के लिए वायु में मौजूद केवल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो केवल ऑक्सीजन की आवश्यकता, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑक्सीजन जरूरी है लेकिन केवल जो वर्ड है वो इसको थोड़ा सा निगेटिव डिनोट करता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, तो इसमें केवल पहला और दूसरा कथन सही है। देखिए आंसर में भी क्या है, उत्तर ए, केवल 1 और 2 जो है वो सही है। कथन 3 तकनीकी रूप से आंशिक सत्य है क्योंकि श्वास के लिए ऑक्सीजन चाहिए लेकिन पौधे जिन पर हम निर्भर हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और नाइट्रोजन भी जो है वो जीवन चक्र के लिए अनिवार्य होता है। तो केवल ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, आपको सारी जो गैसें हैं वो सीमित मात्रा में चाहिए हैं। फिर है भारत के प्रमुख पवन चक्की फॉर्म और उनके राज्यों को सम्मिलित करिए। हमने आपको बताया था, सबसे पहले जैसलमेर को मिला लीजिए। जैसलमेर कहाँ पे था, राजस्थान में, ब्रह्मबेल महाराष्ट्र में, और मुपडल था तमिलनाडु में। तो ए का 3 बी में है, बी का 1 और सी का 2, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन है और कारण है। कथन है राजस्थान और गुजरात जैसे पानी की कमी वाले राज्यों में पारंपरिक रूप से वावड़ी और वाव का निर्माण किया जाता है। कारण ये बताया है कि इन खाइयों यानी कि बावड़ियों में केवल सीधे गिरने वाला वर्षा जल संचित होता है, भूमि जल या नदियों का पानी इसमें नहीं आ सकता। तो ये कथन तो सही है लेकिन कारण सही नहीं है क्योंकि हमने बताया था जो बावड़ी होती है उसमें वर्षा का जल भी होता है, नदी या तालाब से जो भी जल रिसता है उसका भी संरक्षण या फिर संचयन उसमें किया जाता है। तो ए सही है लेकिन आर असत्य है। तो इसमें सी देखिए, ए सत्य लेकिन आर असत्य, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा और खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है जिस पर सभी पौधे और जंतु निर्भर करते हैं, बिल्कुल सही है। फिर है सौर पैनल सूर्य की ऊष्मा को एकत्रित कर सीधे जीवाश्म ईंधन में बदल देते हैं, ये गलत है। तीसरा है गाय जैसे शाकाहारी जंतु जो केवल घास खाते हैं उन्हें भी परोक्ष रूप से ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही। इसका हमने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि किस तरीके से जो गाय है उसको सूर्य जो है वो ऊर्जा देता है। कैसे देता है कि सूर्य के प्रकाश में घास बड़ी होती है, उस घास को गाय खाती है और जब घास गाय को खाती है तो उसको ऊर्जा मिलती है। तो एक तरीके से परोक्ष रूप से जो गाय है उसको भी ऊर्जा किससे मिल रही है, सूर्य से मिल रही है। तो इसमें कथन 1 और 3 सही है, केवल 1 और 3 ऑप्शन बी में है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वनों के संरक्षण से संबंधित आंदोलनों और कार्यक्रमों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान रखिए आपको असत्य बताना है। तो इसमें सी देखिए, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पेड़ों की कटाई को बढ़ाना
बढ़ावा देकर कृषि भूमि का विस्तार करना है, बिल्कुल गलत है। हमने बताया था कि पेड़ पौधों की कटाई को रोकने के लिए वहाँ की जो स्थानीय महिलाएं क्या करती थी कि पेड़ों के चारों ओर गले लगकर खड़ी हो जाती थी। तो ये एक तरीके से वनों के संरक्षण का प्रतीक था। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो असत्य है। नेक्स्ट है, चट्टानों और खनिजों के दैनिक जीवन में उपयोग के आधार पर कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो पहला है स्लेट, प्रायः घरों की छत बनाने के लिए उपयुक्त होता है, सही है। फिर है लेटेनाइट, ईंट जैसे निर्माण सामग्री के रूप में उपयुक्त होता है, ये भी सही है। कोबाल्ट, सोना चांदी मोबाइल फोन में उपयुक्त होता है, ये भी सही है। तो इसके तीनों ही ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण का। कथन है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, सही है। नेक्स्ट है इनका निर्माण पृथ्वी के भीतर सूक्ष्म जीवों और पौधों के लाखों वर्षों तक दबे रहने और ताप दाब के प्रभाव से हुआ है। तो दोनों ही सही हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। तो देखिए इसमें ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों के नवीकरणीय और अनवीकरणीय वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से संसाधन अनवीकरणीय श्रेणी में आते हैं? तो देखिए अनवीकरणीय की बात करें तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका 1 मृदा और ऑप्शन आपका 3 चट्टानें। तो राइट आंसर आपका इसमें ए हो जाएगा। केवल 1 और 3 जो है वो अनवीकरणीय के अंतर्गत आते हैं। अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें हमने टिक किया है मृदा पर, तो हमने नीचे इसका काफ़ी व्याख्या की हुई है। कारण क्या है कि सामान्यतः जो छात्र होते, स्टूडेंट होते, वो मृदा को यानी मिट्टी को नवीकरणीय मान लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में स्पष्ट रूप से मृदा, चट्टानें, खनिज और जीवाश्म ईंधन को अनवीकरण माना है, क्योंकि इनके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। वायु, जल और वन जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है, लेकिन जो आपका मृदा है, चट्टानें हैं, ये अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है। तो एनसीईआरटी का आंसर सबसे सटीक माना जाता है, सबसे सही माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को लेके आए हैं, जिससे कि आप लोग को ध्यान रहे जो मृदा है वो अनवीकरणीय है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो एनसीईआरटी के जो आंसर होते हैं उसी को सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसको ध्यान रखिए, कभी भी आ जाए मृदा क्या है आपका अनवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है, क्योंकि इसके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मृदा निर्माण और उनकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहले, मृदा का निर्माण सूर्य, जल और सजीवों द्वारा चट्टानों के विघटन से हुआ है, सही है। फिर है मृदा में पाए जाने वाले केचुआ मृदा को उलटने पलटने को और ढीला करने में सहायता करते हैं, बिल्कुल सही है। पेड़ों से गिरने वाली पत्तियां सड़कर मृदा को पोषक तत्वों से समृद्ध करती हैं, तीनों ही इसके कथन जो है वो सही हैं। तो देखिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा संसाधन और पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सर्वाधिक सटीक जो है वो कौन सा कथन है? तो इसमें देखिए पहला है सीएनजी, जिसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं, को पेट्रोल या डीजल की तुलना में अधिक स्वच्छ माना जाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है, लेकिन प्रत्येक मनुष्य के लालच को पूरा करने के लिए नहीं, यह प्रसिद्ध कथन महात्मा गांधी का, ये भी सही है। सी है कि कोयला भारत में केवल एक ही राज्य में पाया जाता है और इसका मुख्य उपयोग वाहनों को चलाने में होता है। तो देखिए हमने जब आपको कोयला के बारे में पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि कोयला जो है वो कई जगह पर पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एक ही राज्य में पाया जाता है, इसीलिए आपका ए और बी जो ऑप्शन है वो सही है, सी गलत है। तो इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा? इसमें राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसके राइट आंसर हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। जिन लोगों को आज की वीडियो का पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आज की वीडियो का जो लिंक है, जो पीडीएफ है वो दिया रहेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना क्विक रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।